यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा टू फेज मेथड के लिए। एग्जाम में अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए सॉल्व द क्वेश्चन, कोई मेथड आपको प्रेस्क्राइब नहीं किया जाए कि आपने ये तो देख लिया कि कंस्टेंट आपके ग्रेटर देन फॉर्म के हैं, तो दो ही मेथड लगेंगे, या तो बिग एम या टू फेज जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगर एग्जामिनर नहीं चाह रहा है, आपको मेथड नहीं दे रहा है किससे सॉल्व करना है, तो हमेशा बिग एम मेथड चूज करिएगा। टू फेज नहीं करना है, टू फेज में कैलकुलेशन ज्यादा है, टेबल्स ज्यादा है। अगर वो आपको बाउंड कर देता है सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टू फेज मेथड, देन यू आर बाउंड, फिर आपके पास कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, या आपसे वो टू फेज मेथड ही जानना चाह रहा है। ओके, क्या है टू फेज मेथड में? अभी हमने बिग एम मेथड में देखा कि हम क्या चाह रहे थे, हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल डाले और उसको किसी न किसी रूप में हमने रिमूव किया, चाहे डिपार्चर वेक्टर कह के किया या रिमूव किया। यहां पे हमने बिग एम मेथड जब दिया गया, उसका भी यही मेन एम था कि पहला फेज हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाएं। ठीक है, पहले फेज में हम सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव करेंगे और दूसरे फेज में हमारा बाकी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव करना है तो क्या करें? तो इन्होंने जो बिग एम मेथड में दिया है, इन्होंने कहा कि आप सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें सिर्फ लीजिए ही आर्टिफिशियल वेरिएबल, बाकी सारे वेरिएबल्स को जीरो कर दीजिए। तो केवल रोल किसका रह जाएगा? आर्टिफिशियल वेरिएबल का। एंटर डिपार्चर जो भी होना है उन्हें ही होना है। बात समझ में आ रही है? तो पहले फेज में आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव कर रहे हैं, दूसरे फेज में हमारी रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो पहले फेज में आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव करेंगे, वही सिंपलेक्स टेबल बनेंगी। उसी तरीके से चेंज कहां आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। कैसे आएगा वो एक में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अपन लेंगे एग्जाम्पल, उसमें आपको मैं बताऊंगा। एक चीज यहां पे सभी प्रतिबंधों में हमारे जरूरी नहीं है कि जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें कृत्रिम चरों का यूज हो। ठीक है, अभी हमने देखा कि लेस देन कांस्टेंट भी साथ आ रहा है ग्रेटर देन के, तो जरूरत ही नहीं थी उसमें। ठीक है, कृत्रिम चर वाले को हम क्या लेते हैं? -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वहां किससे कर रहे थे? -m से। यहां -1 से कर रहे हैं क्योंकि मेथड जिन्होंने दिया उन्होंने -1 लिया है, इसलिए हमने -1 ले रहे हैं। क्लियर? -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और शेष सारे चरों को, शेष कौन कौन से चर रहे हैं आपके जो प्रॉब्लम में दिए हुए x1, x2, x3 या स्लेक और सरप्लस वेरिएबल, उन सबको हम क्या मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या क्या असाइन कर रहे हैं? जीरो वैल्यू। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। यही हमने कहा। तो सारा इन्वॉल्वमेंट क्या रह जाएगा जेड के अंदर? आर्टिफिशियल वेरिएबल का। और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x1, -x2, -xn, अगर m वेरिएबल है तो आर्टिफिशियल। जहां सारे कैसे हैं? ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। क्लियर? अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट फेज में, तो हमारे पास तीन स्थितियां आती है सिंपलेक्स मेथड में कि अगर या तो z लेस देन 0 आ जाए और बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल भी एग्जिस्ट करे। यहां 0 + ab का मतलब है z लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है सारा सॉल्व करने के बाद भी, और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी बेसिस में है, रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा? अपरिबद्ध। ये पहचानने की तरीका है, अभी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लेंगे इस चीज को। नेक्स्ट हो सकता है कि z 0 आ जाए, सारे पॉजिटिव हो गए और फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी 0 हो रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट तो कर रहा है पर उसका जो वैल्यू आ रहा है, जैसे x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल है पर x5 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, तो -1 × 0 0 हो जाएगा। तो यहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। यहां आप फर्क देखिएगा, z 0 आ रहा है और आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तीसरा केस, z 0 तो आ रहा है और आर्टिफिशियल वेरिएबल है ही नहीं, तो अपना बहुत ही बढ़िया हो गया, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। सेकंड फेज के लिए चले जाएंगे हम। तो इन दोनों केस में हम सेकंड फेज के लिए जाएंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन फर्स्ट फेज में हम यहां डायरेक्ट कह देंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ वी कम टू सेकंड फेज। सेकंड फेज में हम क्या करते हैं? पहला फेज हो गया हमारा, आर्टिफिशियल वेरिएबल या तो रिमूव हो गए या हैं, तीनों स्थितियां मैंने आपको बता दी हैं। सेकंड फेज में हम, चूंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया है,
तो सिर्फ हमारे जो बेसिक है और सरप्लस और स्लेक वाले हैं उनको लेके सिंप्लेक्स सॉल्व करेंगे जनरल, और जैसे सॉल्व करते आए हैं कल हमने देखे थे वैसे सॉल्व करना है, कोई नया काम नहीं है सेकंड फेज में। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं इस पे। ये क्वेश्चन लिया है मैंने, दोनों कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म के हैं। इसका नॉर्मल फॉर्म बना दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले फेज में देखिए मैंने क्या कहा था, यहां पे x1 x2 दोनों में दो वेरिएबल माइनस होंगे इक्वल होने के लिए। कौन से होंगे? सरप्लस वेरिएबल, वो कहलाएंगे x3 और x4। तो चार वेरिएबल हमको मिल रहे हैं, x1 x2 x3 x4। चारों को मैंने क्या ले लिया, 0x1 0x2 0x3 0x4। बात समझ में आ रही है? बिग एम से कैसे चेंज हो रहा है? बिग एम में जो वैल्यू थी वही आती थी यहां पे, यहां ये फेज 1 के लिए की है मैंने, तो ये चारों क्या हो गए? 0। और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं मैंने दो, उनके लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस x5 माइनस x6। चेंज समझ में आ गया आपको? और ये दोनों इक्वेशन हमारी, कंस्टेंट हमारे एज इट इज। और x1 से x6 तक सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। ये हमारी नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है। क्लियर? यहां पे यूनिट मैट्रिक्स किसके लिए मिल रही है हमको? 0 1 1 0, यानी कि अल्फा 5 और अल्फा 6। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने अल्फा 5 और अल्फा 6 ले लिया। पहला फेज ले रहे हैं, प्रथम प्रावस्था, फर्स्ट फेज, -1 अल्फा 5 अल्फा 6 और x5 x6। यहां पे बस आप एक थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, जब भी टू फेज के लिए करेंगे ये चारों क्या हो जाएंगे? 0। जबकि बिग एम में नहीं थे, वहां जो ओरिजिनल वैल्यू थी उनकी C1 C2 C3 C4 की, वो हम यहां पे काम में ले रहे थे। तो यहां पे आ गया हमारे पास 0 0 0 0, और आर्टिफिशियल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आ गए -1 -1। जैसे सिंपलेक्स टेबल सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। ZJ माइनस CJ आ रहा है -3 -8 1 1 0 0। -8 इज नेगेटिव मोस्ट, तो यहां से हम एंटर हो गए। की एलिमेंट बन रहा है हमारा 7। ये सब अब आप समझ चुके हैं कैसे आते हैं। 7 के करस्पॉन्डिंग है अल्फा 6, तो 6 वाला क्या हो जाएगा? डिपार्चर। यहां भी जैसा बिग एम मेथड में है कि जो डिपार्चर होता है उसको कंप्लीटली डिपार्चर कर देते हैं, हम अगली टेबल में उसकी कैलकुलेशन नहीं लेंगे। तो ये नेक्स्ट टेबल ले ली हमने। अब नया क्या बन जाएगा हमारा? IBFS 2 एंटर हो गया, किसकी जगह? 6 की जगह। तो अल्फा 5 अल्फा 2 -4 -1 0, और ये टेबल बना ली हमने। और इसके लिए जब हमने सॉल्व किया तो एक ही नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा एंटर हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट लेंगे, 3/13/7 1/1/7, मिनिमम आ जाएगा 13/7, इसकी वजह से आएगा। तो 13/7 इज द की एलिमेंट। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा जा रहा है? अल्फा 5 आर्टिफिशियल वेरिएबल आउट हो रहा है, तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को आउट कर दिया। तो हमारे दो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे यहां पे, अल्फा 5 और अल्फा 6, दोनों डिपार्चर हो रहे हैं। तो यहां पे अब हमारे पास अल्फा 6 की जगह आ गया अल्फा 1, तो अल्फा 2 अल्फा 1, और ये हमने टेबल सॉल्व करा। तो यहां पे देखिए सारे जेड क्या आ गए? 0 पॉजिटिव। क्लियर? तो पहले फेज में हमको जेड 0 मिल गए, और थर्ड वाला केस मिला जो भी मैंने पिछले इसकी मेन मेथड में बात की थी कि बेसिस में एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। तो हमको किस पे जाना पड़ेगा? सेकंड फेज पे। तो देखिए फर्स्ट फेज में ही 3 टेबल तो बन चुकी है आपने, तो मैं यही कह रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन लेंदी है, टेबल्स ज्यादा बनेंगी। और मैंने बहुत छोटी प्रॉब्लम ली है 2/2 की, 2 वेरिएबल है, 2 कंस्टेंट है, इससे छोटी प्रॉब्लम ले नहीं सकते। उसमें भी मुझे 4-5 टेबल का काम करना पड़ रहा है। अगर मैं बड़ी टेबल ले लूंगा तो कितना, या बड़े वेरिएबल ले लूंगा, ज्यादा वेरिएबल ज्यादा कंस्टेंट, तो बहुत बड़े कैलकुलेशन होने हैं, ज्यादा टेबल बननी है। इसीलिए 2 फेज मेथड जब आपको बाउंड किया जाए तभी करिए, ठीक है। सो 2 फेज के बाद हम वापस हमारी ओरिजिनल टेबल में आते हैं, यही टेबल एज इट इज ले लेते हैं, लेकिन जो चेंज करते हैं यहां पे देखिए, यहां हमने सब क्या रखे थे? 0 0 0 0, और यहां पे क्या हो गया? ये -1 जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, ये क्या है? निम्नतम है, तो अधिकतम करोगे तो क्या हो जाएगा? -1 -1, तो ये -1 0 0। बात समझ में आ रही है? चेंज समझ में आ रहा है दूसरे फेज में?
टेबल हमने यो क्यों ली है। अब इसके जेड जे माइनस सीजे क्या हो जाएगी, नई कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमने जेड जे माइनस सीजे वापस कैलकुलेट किया इसके लिए। लकीली सेकंड फेज की पहली टेबल में सब पॉजिटिव आ गए, जेड जे माइनस सीजे। अगर यहां नेगेटिव होते हैं तो वापस हमें सिंप्लेक्स मेथड की तरह काम करना पड़ता। तो ये पॉजिटिव आ गए, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्या मिल रहा है हमें, x1 इज नथिंग बट 21/13 और x2 इज इक्वल टू 10/13। तो यहां पे हम देखें x1 और x2 मिल गया, x3 और x4 नहीं आ रहे हैं इसके अंदर हमारे सरप्लस या स्लैक वेरिएबल का, तो उनकी वैल्यू आ रही है 0 0। ये वैल्यू लेके हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दें तो हमारे को मिल जाएगा 31/13। मेथड समझ में आया आपको। फर्स्ट फेज में आर्टिफिशियल वेरिएबल का रिमूव करते हैं, सेकंड फेज में यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड है हमारा। ठीक है, दो फेज हैं इसलिए इसका नाम है टू फेज मेथड। क्लियर। बिग एम से थोड़ा सा लेंदी है और ऐसा कोई फायदा या नुकसान नहीं है कि हमें कहीं ये डिफाइन हो कि बिग एम से या टू फेज में ज्यादा है। उल्टा, अगर हम इनके सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टू फेज के सॉफ्टवेयर में ज्यादा टाइम लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन कंपैरिजन टू बिग एम मेथड। इसलिए बिग एम मेथड इज मोर पॉपुलर और मोर यूजफुल। ओके, नेक्स्ट, डीजे